Hello dear students, this is our next lecture of unit 3rd periodic classification of elements. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में, इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी क्या होती है इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। और हमने इसमें बिल्कुल लास्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो एक क्वेश्चन पे हमने छोड़ दिया था। मैंने आप लोगों को होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया था और उस क्वेश्चन में मैंने पूछा था आपसे, देखो ये तो मैंने आपको बता दिया था कि अमंग द कंप्लीट पीरियोडिक टेबल, पूरी पीरियोडिक टेबल में से जो हेलोजन्स होते हैं ग्रुप नंबर 17 दैट इज़ हेलोजन्स, उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा नेगेटिव होती है। उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा नेगेटिव होती है, कहने का मतलब उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा है। तो मैंने आपसे क्वेश्चन पुट किया था कि हेलोजन्स में से ही अमंग द हेलोजन्स सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होगी। ठीक है, सबसे ज़्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होगी, आप कह सकते हो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होगी। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था। तो आप आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन कर लिया होगा। आज के इस लेक्चर में भी हम इस क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। ओके, सबसे फर्स्ट पॉइंट हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी के ट्रेंड क्या रहेगा पीरियोडिक टेबल में। लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो वो किस तरीके से वेरी करेगी, टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो वो किस तरीके से वेरी करेगी। ओके, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पीरियोडिक ट्रेंड इन अ पीरियड। एक पीरियड में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी वेरी करती है। द इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी ई जो लिखा हुआ है, दिस इज इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी इंक्रीजेज दैट इज़ बिकम मोर नेगेटिव एज वी मूव अक्रॉस अ पीरियड। जैसे जैसे हम एक पीरियड में मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी इंक्रीज करेगी, इसका मतलब और ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगी, मोर नेगेटिव हो जाएगी। क्लियर, क्योंकि हमने फैक्टर्स डिस्कस करे थे इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी के। कौन कौन से फैक्टर थे, न्यूक्लियर चार्ज था, एटॉमिक साइज था और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी था। न्यूक्लियर चार्ज था, एटॉमिक रेडियस था और इलेक्ट्रॉन क्या थे, इलेक्ट्रॉन जो हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो था। ये 3 फैक्टर हमने इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी के पढ़े थे। तो इनके अकॉर्डिंग अगर हम ध्यान से समझें कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी होती है लेफ़्ट टू राइट अगर हम मूव करें पीरियोडिक टेबल में तो इंक्रीज़ करेगी, इसका मतलब वो और ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगी। बिकॉज क्योंकि द एटॉमिक साइज डिक्रीजेज, एटॉमिक साइज क्या करता है, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करता है। एंड हेंस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय द न्यूक्लियस ऑन द इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो इंक्रीज कर जाता है। न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे लगेगा वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। कॉन्सिक्वेंटली एज ए रिजल्ट द एटम हैज़ अ ग्रेटर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट एडिशनल इलेक्ट्रॉन। एटम की जो टेंडेंसी होती है एडिशनल जो इलेक्ट्रॉन जो ऐड होने वाला है उसको अट्रैक्ट करने की, वो इंक्रीज़ कर जाती है एंड दैट इज़ इट्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेज। तो हम कह सकते हैं कि लेफ़्ट टू राइट जब हम मूव करेंगे एक पीरियोडिक टेबल में तो इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी इंक्रीज़ करेगी, इसका मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगी। इन ए ग्रुप, अगर हम एक ग्रुप में मूव करते हैं टॉप टू बॉटम तो इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ करती है। ओके, डिक्रीज का मतलब क्या है, वो कम नेगेटिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कम नेगेटिव हो जाएगी, बिकम लेस नेगेटिव हम कह सकते हैं। बिकॉज एटॉमिक साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है। और एटॉमिक साइज अगर इंक्रीज करेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं डिक्रीज हो रहा है, या कह लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर, तो आपको बस ध्यान रखना है कि एक पीरियड में जब मूव करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी है वो क्या करेगी, आपकी इंक्रीज़ करेगी, इसका मतलब वो ज़्यादा नेगेटिव होगी। और टॉप टू बॉटम जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी डिक्रीज़ करेगी, मतलब वो कम नेगेटिव हो जाएगी। रीज़न क्या है वो भी आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं। इसमें जो इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी है इसके कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज़ लेस देन दैट ऑफ सल्फर। जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है ऑक्सीजन की वो कम होती है सल्फर के कंपैरिजन में। इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम नेगेटिव है, जबकि सल्फर की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो ज़्यादा नेगेटिव है। क्लियर है। और दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज़ लेस देन दैट ऑफ द क्लोरीन। जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो फ्लोरीन की क्या है, कम नेगेटिव है, और क्लोरीन की जो है ज़्यादा नेगेटिव है। क्लियर हो गया। ओके, देखो अब कुछ बातें हैं जो हम डिस्कस करेंगे, ध्यान से समझेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने आपको ये कहा था कि हेलोजन्स में से पहली बात क्या कही थी कि जो हेलोजन्स होते हैं ग्रुप नंबर 17
उनका जो इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी होगी वो सबसे ज़्यादा नेगेटिव होगी। क्लियर है, मोर नेगेटिव होगी। वो किस बेस पर बताया था, क्योंकि जो हेलोजन्स हैं उनका साइज़ सबसे छोटा होता है। साइज़ क्या होता है, सबसे छोटा होता है। जितना कम साइज़ होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना ही ज़्यादा होगा, तो न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इंक्रीज़ हो जाता है आउटर मोस्ट जो एडिशनल इलेक्ट्रॉन वहाँ पे ऐड होने वाला उस पर, तो उसको अच्छे से अट्रैक्ट कर पाएगा वो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए हम कहेंगे कि हेलोजन्स का जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो मोर नेगेटिव होती है। क्लियर। अब उसमें से मैंने पूछा था आपसे कि अमंग हेलोजन्स में से भी जो इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी है वो किसकी ज़्यादा नेगेटिव होगी, तो उसका आंसर अब आपको यहाँ पे मिल रहा है कि अगर साइज़ छोटे की बात थी तो फ्लोरीन का होना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन का साइज़ सबसे स्मॉलेस्ट है अमंग हेलोजन्स की अगर हम बात करें, तो फ्लोरीन का साइज़ सबसे छोटा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी जो है सबसे ज़्यादा नेगेटिव फ्लोरीन की होनी चाहिए थी, पर ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी जो है फ्लोरीन की कम नेगेटिव है और क्लोरीन की ज़्यादा नेगेटिव है। क्लियर, तो इसका रीज़न हम इस क्वेश्चन के आंसर में पढ़ेंगे। द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन और फ्लोरीन इज़ लेस देन दैट ऑफ सक्सीडिंग एलिमेंट। जो ऑक्सीजन और फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो कम नेगेटिव है सक्सीडिंग एलिमेंट की, इन्हीं के ग्रुप में जो नेक्स्ट एलिमेंट आता है। जैसे ऑक्सीजन वाले ग्रुप में ऑक्सीजन और उसके बाद आता है सल्फर, और फ्लोरीन वाले ग्रुप में फ्लोरीन उसके बाद आता है क्लोरीन। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑक्सीजन या फिर फ्लोरीन की लेस होती है देन दैट ऑफ द सक्सीडिंग एलिमेंट। इनका जो सक्सीडिंग एलिमेंट है, आने वाला जो नेक्स्ट इनका एलिमेंट है उसके कंपैरिजन में। दिस इज़ बिकॉज ऐसा क्यों होता है, क्योंकि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू ऑक्सीजन और फ्लोरीन, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐड होगा ऑक्सीजन या फ्लोरीन में हम ऐड करवाएंगे, तो जो एडिड इलेक्ट्रॉन है द एडिड इलेक्ट्रॉन गोज टू द स्मॉलर n इज इक्वल टू 2 क्वांटम लेवल। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में एंटर करेगा, सेकंड शेल में एंटर करने वाला है। किस में एंटर करने वाला है, सेकंड शेल में, क्योंकि जो ऑक्सीजन और फ्लोरीन है ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, तो हाईएस्ट शेल यहाँ पे कौन सी होगी, सेकंड होगी सिर्फ। ठीक है, तो जो एडिशनल इलेक्ट्रॉन ऐड होगा वहाँ पे वो कौन सी शेल में होगा, सेकंड शेल में ऐड होगा। एंड सफर सिग्निफिकेंट रिपल्शन फ्रॉम द अदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दिस लेवल। और वहाँ पे जो और इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उनकी वजह से वहाँ पे क्या होगी, रिपल्शन होगी। जो एडिशनल इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो रिपल्शन फील करेगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन वहाँ पर होगी। ठीक है, क्योंकि साइज़ इतना ज़्यादा छोटा है कि वहाँ पे शेल सिर्फ और सिर्फ 2 ही शेल हैं, फर्स्ट शेल और सेकंड शेल है, तो जो एडिशनल इलेक्ट्रॉन आने वाला है वो सेकंड शेल में आएगा। क्लियर, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन वहाँ पे होने वाली है। नेक्स्ट लिखा हुआ है फॉर द n इज इक्वल टू 3 क्वांटम लेवल, या शेल की हम बात करें, जो सल्फर है या क्लोरीन है उसमें वो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, तो उनमें हाईएस्ट नंबर की शेल कौन सी होगी, थर्ड होगी। तो जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है वो किस में ऐड होगा, वो थर्ड शेल में ऐड होगा। ओके, तो थर्ड शेल में ऐड होने का मतलब स्पेस वहाँ पर ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन क्या होगी, वहाँ पे कम हो जाएगी। क्लियर, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम हो रही है, इसका मतलब स्टेबिलिटी कंपेरिजनली ज़्यादा है। और ऑक्सीजन और फ्लोरीन में साइज़ इतना ज़्यादा छोटा है कि आने वाला इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में ऐड होगा और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन वहाँ पर होगी। और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो रही है, इसका मतलब क्या है कि वो अनस्टेबल हो रहा है कहीं ना कहीं। और जो क्लोरीन है या सल्फ़र है वो उनके पास जो है थर्ड शेल अवेलेबल है, थर्ड शेल अवेलेबल होने की वजह से वो अपना जो ऑक्टेट है उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम होगी आने वाला इलेक्ट्रॉन जब वहाँ पर ऐड होगा। क्लियर हो गया, तो जिसकी वजह से हम क्या कहेंगे कि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है या फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो कम नेगेटिव होती है, मतलब उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है एज कंपेयर टू सल्फर एंड क्लोरीन रिस्पेक्टिवली। ओके, तो हेलोजन्स में से अगर मैं बात करूं सबसे ज़्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होगी, क्लोरीन की होगी। किसकी होगी, क्लोरीन की। तो हम कह सकते हैं पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती है, क्लोरीन की होती है। किसकी होती है, क्लोरीन की होती है। क्लियर हो गया, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा है, या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा नेगेटिव किसकी होती है, क्लोरीन की होती है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है तो इसको नोट करेंगे आप। क्लियर, कोई भी डाउट अगर आए क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कौन सी प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ध्यान से समझेंगे। द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट इन ए मोलिक्यूल टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझ में पता नहीं कुछ आया है कि नहीं, मैं समझा देता हूँ आपको, ध्यान देंगे। देखो, हमने जो है 10th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स,
और एक चैप्टर हमने फोर्थ पढ़ा था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। मेटल एंड नॉन मेटल में हमने जाना आयोनिक कंपाउंड्स के बारे में कि आयोनिक बॉन्ड बनता है, ठीक है। आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन से बनता है। वहाँ पर हमने बहुत सारे कंपाउंड बनाए, NaCl, MgCl2, जहाँ पे मतलब मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रही है, नॉन मेटल जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, और वहाँ पे कंपाउंड बन रहा है इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन से। तो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब होती है और कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। और ऐसे कंपाउंड जिनमें आयोनिक बॉन्ड होता है उनको हम आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं फोर्थ चैप्टर जो हमने पढ़ा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड 10th क्लास में। उस चैप्टर में हमने पढ़ा कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। किसके बारे में पढ़ा, कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में, कि जो कार्बन होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। किससे बनते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। क्लियर हो गया। तो अब आप ऐसे समझ लो कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है, मैंने एक एग्जाम्पल लिया हाइड्रोजन, और ये इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो हमने इसके डॉट स्ट्रक्चर बना दिया। ये दूसरा एटम हाइड्रोजन का, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है और इसने भी डॉट स्ट्रक्चर हमने बना दिया है। अब ये आपस में क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को शेयर। तो एक एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने आपस में शेयर कर लिया, म्यूचुअल शेयरिंग हुई, और उससे यहाँ पर क्या बन गया है, एक बॉन्ड बन गया। क्या बन गया, एक बॉन्ड बन गया है। ठीक है जी। तो ये बॉन्ड, जो ये वाला बॉन्ड बना है, ये कैसा बॉन्ड है बेटा, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। इस बॉन्ड के अंदर अगर हम बात करें, एक इलेक्ट्रॉन किसका है, इस वाले हाइड्रोजन का, और एक इलेक्ट्रॉन किसका है, इस वाले हाइड्रोजन का है। क्लियर है। तो ये कैसे हैं, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये एक पेयर बन गया ना, दो चीज़ें होती है पेयर में, तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है, तो ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है। एक मॉलिक्यूल बनाया हमने हाइड्रोजन का, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है, कोवेलेंट बॉन्ड हुआ बना है यहाँ पे, और एक कंपाउंड कहलाएगा कोवेलेंट कंपाउंड। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो ये जो बॉन्ड बना है शेयरिंग से बना है। तो इसको क्योंकि दो हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन जो है एक हाइड्रोजन एटम का, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन एटम का है, तो यहाँ पे एक पेयर बन गया है और ये आपस में शेयर हो रखा है दोनों के बीच में, तो इसको बोलते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आप ऐसे समझो, ये एटम जो है ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन, दोनों सेम एटम है। अब जो ये जो बीच में जो दो इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, ये जब अपनी तरफ खींचेगा और ये भी अपनी तरफ खींच सकता है, तो दोनों की पावर सेम होगी। दोनों की पावर क्या होगी, सेम होगी। क्यों होगी, क्योंकि दोनों सिमिलर एटम है। जब दोनों एटम ही सिमिलर हैं तो इन दोनों की पावर भी क्या है, सेम है, इन शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। क्लियर। अब दूसरा एग्जाम्पल हम एक समझ लेते हैं। देखो, अगर मैं आपको कहूँ एक अपने पास क्या है, हाइड्रोजन एटम है। क्या है, हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन का डॉट स्ट्रक्चर बनाया। एक अपने पास है क्लोरीन एटम। क्या है, क्लोरीन एटम, और क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं, 7। तो हम यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये आपस में क्या कर लेंगे, शेयरिंग कर लेंगे। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया हाइड्रोजन ने, और इधर से एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया क्लोरीन ने, और शेयर करने के बाद इन्होंने बॉन्ड बना लिया HCl, यहाँ पे मॉलिक्यूल बन गया है। अब जो ये बॉन्ड यहाँ पे बना है H और Cl के बीच में, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन का है और एक इलेक्ट्रॉन किसका है, क्लोरीन का है। ये दो इलेक्ट्रॉन इसमें दिखाई दे रहे हैं। क्लियर। अब यहाँ पे क्योंकि दोनों एलिमेंट अलग अलग हैं, एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है, तो ये जब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ये जब अपनी तरफ खींचेगा या हाइड्रोजन जब अपनी तरफ खींचेगा, दोनों की पावर क्या होगी, डिफरेंट होगी। दोनों की पावर क्या होगी, डिफरेंट होगी, क्योंकि दोनों एलिमेंट ही अलग अलग हैं। अलग अलग एलिमेंट हैं तो इनका साइज़ भी अलग अलग है, साइज़ अलग अलग है तो इनकी पावर भी जो है, इन शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो टेंडेंसी है, पावर है, वो भी क्या होगी, अलग अलग होगी। क्लियर। अब मैं आपको बता दूं कि क्लोरीन का साइज़ क्योंकि छोटा होता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन को जो ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, इनको अपनी तरफ खींचने की जो पावर है वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और हाइड्रोजन की जो है कंपैरिजन टू क्लोरीन के कंपैरिजन में जो इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर है वो क्या होगी, कम होगी। हम ऐसे कह सकते हैं। पर जो अब ये पावर की बात हम कर रहे हैं कि ये जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो ये पावर है, इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझ आ गया कि जो ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, जो कोवेलेंट बॉन्ड में शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो पावर है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। अब चलते हैं हम अपनी स्लाइड पे। देखो,
द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट इन ए मोलिक्यूल, एक मोलिक्यूल के अंदर एक एलिमेंट की टेंडेंसी मतलब एबिलिटी, योग्यता, टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टुवार्ड्स इटसेल्फ, अपनी तरफ, इज नोन एज, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आई होप अब आपको ये डेफिनेशन क्लियर होगी। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट इन अ मोलिक्यूल टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवार्ड्स इटसेल्फ इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, इट इज़ मेजर्ड, इसको मेज़र किया जाता है पोलिंग स्केल पे। इस पे मेज़र करते हैं इसको, पोलिंग स्केल पे इसको मेज़र किया जाता है। बहुत सारे स्केल होंगे पर अभी आज के टाइम में हम पोलिंग स्केल के अकॉर्डिंग इसको मेज़र करते हैं। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है, हमें उसकी तरफ जाने की फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ याद रखना है कि इसको पोलिंग स्केल पे मेज़र किया जाता है। और उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? फ्लोरीन है। सबसे ज़्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? फ्लोरीन है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पोलिंग स्केल के अकॉर्डिंग कितनी है? 4 है। कितनी है? 4 है। ओके, तो साइज़ के अकॉर्डिंग ये बात हो रही है, सबसे स्मॉलेस्ट साइज़ फ्लोरीन का ही दिखाई दे रहा है, उसकी वजह से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। तो आपको याद क्या रखना है, पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो फ्लोरीन की है। किसकी है? फ्लोरीन की। उससे थोड़ी सी कम किसकी है? ऑक्सीजन की। और उससे थोड़ी सी कम किसकी है? नाइट्रोजन की है। तो ये आपने ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पूरी पीरियोडिक टेबल में कौन है? फ्लोरीन। उससे थोड़ा सा कम ऑक्सीजन, उससे थोड़ा सा कम नाइट्रोजन है। उसके बाद तो जो है बाकी सब मतलब कि कम चलते ही रहेंगे। ठीक है, तो ये मोस्ट ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पहले तीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपके सामने हैं। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, उससे कम ऑक्सीजन, उससे कम नाइट्रोजन है। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है, इसको याद रखने के लिए फोन लिखा हो, देखो FON लिखा हो, तो फ़ोन आप याद रख सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? फ़ोन है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? फ्लोरीन। उससे थोड़ा सा कम कौन है? ऑक्सीजन। उससे थोड़ा सा कम कौन है? नाइट्रोजन। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। क्लियर? आई होप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बातें आपको क्लियर होंगी। कोई डाउट अगर आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, तो इससे रिलेटेड जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कि किस तरीके से वेरी करती है ग्रुप में या पीरियड में, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए आप इतना ही समझिए। कोई डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।